देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां जगह जगह जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। केंद्र की सत्ता में आने पर राज्यों में सरकार बनाने पर जातिगत जनगणना कराने के वादे किए जा रहे हैं। इन वादों के बीच इरादों को लेकर सवाल उठ रहे थे। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कम्युनिकेशन गैप की बातें भी हो रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि विपक्ष जातिगत जनगणना की बात तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि इसके बाद क्या। कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस की सरकार रहते हुए जातिगत सर्वे को लेकर भी विपक्ष पर उंगली उठ रही थी। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जिस सरकार के जातिगत सर्वे को विपक्ष मॉडल की तरह पेश कर रहा है, उसी नीतीश सरकार ने विधानसभा में पूरी रिपोर्ट पेश करते हुए इन सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के बाद यह भी कहा कि सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी। आरक्षण की सीमा जिस अनुपात में बढ़ाने की बात सीएम ने कही, वो जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुपात के करीब ही नजर आ रहा है। बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो ओबीसी की आबादी 27% और ईबीसी की अति पिछड़ा वर्ग जो है उसकी आबादी 36% है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जाति की आबादी 19% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। सामान्य वर्ग की जनसंख्या 15% के करीब है। अब बिहार सरकार ने विधानसभा में जातिगत आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे की रिपोर्ट रखने के साथ ही उन सवालों पर भी विराम लगा दिया कि इसके बाद क्या। दरअसल विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस बिहार में हुए जातिगत जनगणना का उदाहरण देते हुए सत्ता में आने पर पूरे देश में इसे कराने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उसको करा के करेंगे क्या। कांग्रेस ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जातिगत जनगणना कराने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। हालांकि कांग्रेस के नेता भी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि या अभी तक नहीं बता पा रहे थे कि जातिगत जनगणना के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। अब नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर यह भी क्लियर कर दिया है कि जातिगत जनगणना के बाद अगला कदम क्या होगा। कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद ओबीसी ईबीसी में भी कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी अति पिछड़ों के हक के मुद्दों को हवा देकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की डिटेल रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने के बाद 50% आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने का दांव चलकर न सिर्फ 2024 चुनाव से पहले लाइन क्लियर कर दी है, बल्कि बड़ी लकीर भी खींच दी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कर्नाटक की वजह से भी बैकफुट पर है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था। हालांकि इस सर्वे के आंकड़े जारी भी नहीं हो सके। इसको आधार बनाकर भी विरोधी पार्टियां कांग्रेस को घेर रही थी। कांग्रेस के लिए बताना भी मुश्किल हो रहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। इस जनगणना से पिछड़े वर्ग के लोगों को या आम नागरिकों को क्या मिलने वाला, क्या हासिल होगा। नीतीश सरकार के इस कदम को इन सवालों के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार में अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण छोड़ दे तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश में अभी 30% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे नीतीश सरकार ने बढ़ाकर 43% करने का ऐलान किया है। इन वर्गों की आबादी 63% है। इसी तरह 19% आबादी वाले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20% करने और करीब 1.5% आबादी वाले अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से बढ़ाकर 2% करने का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। जातिगत जनगणना में जातियों की आबादी से जुड़े आंकड़े जारी किए जाने के बाद से ही जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग भी जोर पकड़ रही है। अब नीतीश सरकार के दाव ने जातिगत जनगणना को झुंझुना बताने वाली बीजेपी को भी फंसा दिया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इसे समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश सरकार के इस दांव को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ किया कि बीजेपी आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ तो बीजेपी सरकार में थी, अब वो खिलाफ है। नीतीश कुमार का फैसला विपक्ष के लिए कॉमन एजेंडा है। ओबीसी के लिए नीतीश सरकार ने आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने का फैसला किया है। इसे विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, बीजेपी कभी इसके खिलाफ नहीं रही है, लेकिन बीजेपी अभी इसके साथ भी नहीं जा पा रही। दोनों ही स्थितियां हैं, ये समझने जैसी स्थिति है और सत्ताधारी दल के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होता है। अब इसीलिए इसको विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है। जो सत्ता में है नहीं, वो वादे कर सकता है। वादे करने के बाद उनके सामने भी ये चुनौतियां आती हैं। तो बार बार जातिगत जनगणना को अब कांग्रेस खासतौर पर बड़ा मुद्दा बना रही है और बिहार तो इसमें क्योंकि शुरुआत भी करी है, अब बहुत एक्टिवली नीतीश कुमार जो है इस दांव को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75% करने का सुझाव दिया है। जिसकी जितनी संख्या
जनसंख्या आभारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर उन्होंने ऐसा करने की सलाह दी है। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्या अब नीतीश मॉडल के इस चक्रव्यूह में फंस सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे केंद्र की सत्ता में है। नीतीश के ओबीसी वाले दांव पर पीएम मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान बीजेपी रखती है। केंद्र सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधायक हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश ये बताने की है कि पिछड़ों की असली शुभचिंतक वही है। जातिगत जनगणना के विपक्ष के मुद्दे से कैसे निपटें? बीजेपी अभी यह तय ही नहीं कर पाई है। अब आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाले विपक्ष के नए दांव ने मुसीबत और बढ़ा दी है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व धर्म संकट में है। इसकी काट ढूंढना बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए भी बड़ी चुनौती है। जातिगत जनगणना को फूट डालो राजनीति करने वाला फॉर्मूला बताने वाली बीजेपी की रणनीति बदल गई है। छत्तीसगढ़ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन हम कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं। वैसे बीजेपी ने तेलंगाना में ओबीसी नेता को सीएम बनाए जाने का ऐलान किया है। बीजेपी लगातार कोर्स करेक्शन कर रही है। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर जैसे बीजेपी के सहयोगियों का भी दबाव बढ़ रहा है। ये पार्टियां जातिगत जनगणना का समर्थन करती हैं। क्या अगला लोकसभा चुनाव फिर मंडल बनाम कमंडल की तरफ बढ़ रहा है? विपक्ष की कोशिश तो यही है। इस मुद्दे पर अपने दोनों हाथ जला चुकी कांग्रेस ने अपना एजेंडा बदल लिया है। अब कांग्रेस का फॉर्मूला आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है। राहुल गांधी जगह जगह जाकर मंचों से जातिगत जनगणना का वादा कर रहे हैं। इसलिए मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक राहुल गांधी पर तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि मंडल कमीशन का विरोध करने वाले अब कास्ट सेंसस के समर्थन में है। बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे कर रिपोर्ट भी जारी कर दी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो कास्ट सेंसस करवाया था, आज भी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को इसके अलावा कोई और उपाय नहीं मिला। सॉफ्ट हिंदुत्व में पार्टी कई बार अपने हाथ जला चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट है। यह उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक यह बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का फोकस बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वाले सामाजिक समीकरण को तोड़ने पर है। बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी की यह नई ताकत है। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने की बीजेपी की एक लक्ष्मण रेखा भी है, लेकिन ओबीसी को अपना बनाकर बीजेपी ने अपनी ताकत दोगुनी की। लेकिन अब उसे अपने पक्ष में बनाए रखना ही बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की गिनती बताकर बीजेपी का काम चल पाएगा? केंद्र में जीत की हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ वो पिछड़ों के लिए कामकाज का बखान कर रही है, दूसरी तरफ हिंदुत्व के लिए भी काम किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिखाई पड़ रहा है और ये एक चुनावी रणनीति भी दिखाई देती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग जो है अयोध्या में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। पीले चावल लेकर वीएचपी के नेता जा रहे हैं। अच्छा, मंदिर का आंदोलन भी चलाया था, वादा पूरा किया। कश्मीर और राम मंदिर, ये दो ऐसे बड़ी चीजें हैं जिसको बीजेपी हमेशा से अपने घोषणा पत्रों में रखती रही है और उसको अगर पूरा किया है तो उसको जोर शोर से बताएंगे भी। ये बीजेपी के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। राम मंदिर का फैसला कोर्ट से आया, लेकिन बीजेपी को इसका क्रेडिट मिलेगा। यह कांग्रेस से लेकर जेडीयू और समाजवादी पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी भी है। बीजेपी के जवाब में कमलनाथ जैसे सीनियर नेता भी आ गए हैं। वो कहने लगे हैं कि राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी के समय खुला था। कांग्रेस इससे पहले भी कई बार बीजेपी के हिंदुत्व के जाल में फंस चुकी है। बीजेपी ने हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन समीकरण बना रखा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति में जातिगत जनगणना और फिर उस हिसाब से आरक्षण देना है। अगर इस बहाने बीजेपी का समीकरण बिगड़ा तो लोकसभा चुनाव का खेल भी बिगड़ सकता है। हिंदुत्व पूरी तरह से बीजेपी की पिच है। इस पर आकर कांग्रेस कभी नहीं खेल सकती या जीत सकती है। यह बात अलग है कि कमलनाथ ने अपनी एक अलग छवि बना रखी कांग्रेस के भीतर भी। दिग्विजय सिंह की वो छवि नहीं है और इसीलिए कमलनाथ का चेहरा आगे रखा जाता है। हिंदुत्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और आप देखिए कि वहां पर कुछ हद तक ये मॉडल चल पाता है, लेकिन इससे आगे जो है वो बात नहीं बन पाती कांग्रेस की। वो जब जब हिंदुत्व की पिच पर आती है, कोई कोशिश करते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। बीजेपी से आगे इसमें नहीं निकल सकते। हाँ, मंडल वाला मामला जिसमें एक समय पर मंडल का विरोध करने में कांग्रेस आगे थी, उस मामले में अब कांग्रेस भी लीड लेने की कोशिश कर रही है। मंडल बनाम कमंडल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह से, कमंडल वाला खिलाड़ी तो वही है बीजेपी, लेकिन मंडल वाले खिलाड़ियों में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। और वो लोग जो पहले बात करते रहे, समर्थन करते रहे, वो तो खैर इसके समर्थन में है ही। यानी ये अब मंडल शब्द का इस्तेमाल होता है, एक तरीके का फ्रेज बन गया है। बात हो रही है आरक्षण की, जातिगत जनगणना की, पिछड़ों को अपने साथ लाने की, उनके हितों की बात करने की। अब इससे चुनावी खेल जो है वो बिगड़ भी सकता है।
खास तौर पर अयोध्या में राम मंदिर अगर बनता है और उसका क्रेडिट बीजेपी को मिलता है तो एक संवेदनाएं रहेंगी इमीडिएट, उसके बाद में फिर इलेक्शन होना है। तो जितना भी जातिगत जनगणना को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, सारा खेल बिगड़ सकता है। बिहार में तो बीजेपी कभी जातिगत सर्वे का समर्थन करने लगती है तो कभी इसके आंकड़ों पर सवाल उठाने लगती है, तो ये एक चुनौती भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अमित शाह कहते हैं कि यादव और मुसलमान की गिनती बढ़ा दी गई है। सुशील मोदी कहते हैं सर्वे कराने का फैसला तो हमारा भी था। इंडिया गठबंधन अब देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। देश के करीब 50% ओबीसी वोट पर उसकी नजर है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पीएम मोदी का पिछड़ा होना है। जब तक कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है, बीजेपी डबल पिच पर बैटिंग के मूड में है। यानी बीजेपी यहां पर दोनों ही चीजों को साथ कर चलेगी। और देखिए, ये बात सही है कि 2014 के बाद से लेकर अभी तक बीजेपी ओबीसी में सबसे लोकप्रिय पार्टी रही। ये ओबीसी और जो मंडल और कमंडल, ये अलग अलग वोट बैंक नहीं है। एक ही वोट बैंक को दो हिस्सों में बांट देना है। अगर सेंटिमेंट जाति के आधार पर जाते हैं तो ये मंडल वाली राजनीति हो गई, और सेंटिमेंट धर्म के आधार पर जाते हैं, वोटों का पोलराइजेशन धर्म के आधार पर होता है, तो ये कमंडल वाली राजनीति हो गई। क्योंकि वो फिर आप ओबीसी या अति पिछड़ा या दूसरी चीजें ना सोचकर हिंदू मुसलमान की तरह सोचने लगते हैं, और ये बीजेपी की पिच है, बीजेपी को इसका फायदा होता है। तो सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं, राम मंदिर वाली बात या जातीय आरक्षण वाली बात, ये दो बड़े बड़े फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। और अगर जनता का मूड किसी एक चीज के साथ ज्यादा जाता है या बेहतरी दिखाई दे, खास तौर पर अति पिछड़ों और पिछड़ों का, तो उससे एक माहौल बन सकता है और यह तय हो सकता है कि चुनावी लहर इस बार 2024 के आम चुनाव में क्या रहने वाली है।